अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू साइंस एम्पोरियम। आज के इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे टर्मिनोलॉजीज यूज्ड इन आंसर नंबर 7, जिसमें हम एक टर्मिनोलॉजी डिस्कस कर चुके हैं विच इज टाइडल फ्रिक्शन, एंड द सेकंड वन वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज वेरिएशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टर्मिनोलॉजीज को एक ही वीडियो में कवर करें, क्योंकि ये वैसे भी आंसर 7 की कंटिन्यूएशन है। ठीक है, उसमें जो टॉपिक्स मौजूद हैं उनको हम जस्ट एक्सप्लेन करें, जिसमें टर्मिनोलॉजीज हैं उनको एक्सप्लेन करें। So I will try my best to keep it short and precise and to the point, and try to explain as many terminologies as possible in one single video. So let's not waste our time and begin with the terminology, which is variations due to gravitational influences. ओके, तो सबसे पहले हम इस टॉपिक में ये चीज़ देखेंगे कि आपके पास ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन होती क्या है, यानी कि क्या वाकई में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है उसकी वजह से आपकी टाइम में जो है उसकी रेट ऑफ फ्लो में कोई चेंज आ सकता है, यानी कि टाइम डायलेट या फिर टाइम जो है वो फास्ट मूव कर सकता है कि नहीं। सो टाइम इज़ नॉट एब्सोल्यूट। ठीक है, टाइम एक एब्सोल्यूट चीज़ नहीं है, वो आपके पास एक रिलेटिव चीज़ है, यानी कि यस, किसी न किसी फैक्टर की वजह से वो आपके पास चेंज होगी। और वो फैक्टर हम यहाँ पे क्या डिफाइन कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग दैट फैक्टर एज द स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड। यानी कि आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा कि आपका टाइम डायलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, जब कभी भी आप किसी मैसिव ऑब्जेक्ट के करीब जाते हो तो वहां पे आपके पास ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो स्ट्रांग हो जाती है, और जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग होती है तो आपका जो टाइम होता है वो डायलेट होता है। इसकी बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो ब्लैक होल्स की। आपको पता है कि ब्लैक होल जो है वो एक बहुत ही ज़्यादा मैसिव बॉडी है, और उसके अंदर जो है आपके पास जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो ये आप लोगों ने इससे रिलेटेड काफ़ी सारी थ्योरीज भी पढ़ी होंगी कि आप जैसे ही ब्लैक होल के अंदर इंटर करते हो तो आपका जो टाइम होता है वो डायलेट हो जाता है, यानी स्लो डाउन हो जाता है, एंड दैट इज ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अब ये होता किस तरह है, तो बेसिकली आपके पास क्या होता है, यहाँ पे मास वार्प्स द स्पेस टाइम, यानी कि आपके पास एक जब मैसिव ऑब्जेक्ट आ जाता है तो वो आपके पास अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से एक डिप क्रिएट करता है इन दी स्पेस टाइम फैब्रिक। ठीक है, तो वो जो डिप होता है उसकी वजह से आपके पास वो आपको क्या शो कर रहा होता है, वो आपको ग्रेविटेशनल फील्ड की स्ट्रेंथ शो कर रहा होता है। जितना ज़्यादा डिप आई होती है तो इट मीन्स दैट ये ज़्यादा ग्रेविटेशनल फील्ड है, एंड आपका टाइम जो है वो डायलेट हो जाएगा। एंड अगर कम डिप है तो इट मीन्स दैट ये ग्रेविटेशनल फील्ड वीक है, एंड आपका जो डिप होगा वो ज़्यादा नहीं होगा, एंड आपका टाइम भी ज़्यादा डायलेट नहीं होगा। ठीक है ना, बल्कि डायलेट नहीं होगा, नॉर्मल टाइम जाएगा आपका। फिर आपके पास आ जाती हैं रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स। हम इसके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले देखिए, आपके पास अर्थ ग्रेविटी आती है। सो ऑन अर्थ क्लॉक्स एट हायर आल्टीट्यूड्स टिक फास्टर देन क्लॉक्स एट लोअर आल्टीट्यूड्स। ठीक है, आप लोगों ने अगर नोट किया हो तो जैसे ही आप अपनी हाई आल्टीट्यूड्स पे जाते हो तो चूंकि वहां पे ग्रेविटी वीक हो जाती है। ठीक है, आप क्या कर रहे हो, आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, हम रेफरेंस लेते हैं सेंटर से। सेंटर में स्ट्रांग है, और जैसे ही आप सेंटर से बाहर की तरफ जाते हो तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीक होना शुरू हो जाती है। तो आप मतलब कि जितना ही भी सरफेस के करीब होगे तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड होगी वो स्ट्रांग होगी, और जो आपके क्लॉक्स होंगे वो स्लो मूव करेंगे। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप जो है अल्टीट्यूड्स पे जाओगे, यानी कि आप अबव द सरफेस जाओगे, ठीक है, हाई अल्टीट्यूड्स पे जाओगे, तो आपकी जो ग्रेविटेशनल फील्ड है वो वीक होना शुरू हो जाएगी, एंड आपकी जो क्लॉक्स है वो फास्टर टिक करेंगी। ठीक है, नाउ दिस इफेक्ट इज स्मॉल बट मेजरेबल विद प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स। ठीक है, प्रिसाइज एटॉमिक क्लॉक्स अगर आपके पास मौजूद है तो आप इस इफेक्ट को मेजर कर सकते हो। वैसे ये आपके पास एज सच मेजरेबल और ऑब्जर्वेबल नहीं है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आपको एग्जांपल भी दी हुई है कि अ क्लॉक ऑन अ माउंटेन रन्स फास्टर देन वन एट अ सी लेवल। फिर दूसरी आपके पास एग्जांपल दी हुई है कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, यानी जीपीएस की एग्जांपल दी हुई है, जिसमें क्या कह रहे हैं कि जीपीएस सैटेलाइट्स ऑर्बिट एट हाई एल्टीट्यूड्स वेयर अर्थ्स ग्रेविटी इज वीकर। ठीक है, नाउ देयर ऑन बोर्ड क्लॉक्स रन स्लाइटली फास्टर देन क्लॉक्स ऑन अर्थ सरफेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। तो चूंकि आपके जो जीपीएस सैटेलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके ग्लोबल पोजिशनिंग सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, वो आपके पास चूंकि हाई एल्टीट्यूड्स पे मौजूद है तो ऑब्वियसली अर्थ की रेफरेंस से अगर हम उनकी क्लॉक्स को देखेंगे, यानी अर्थ पे मौजूद एक क्लॉक होगी और एक आपके पास उधर सैटेलाइट पे क्लॉक मौजूद है, तो वो क्लॉक जो सैटेलाइट पे होगी वो फास्टर रन करेगी, क्योंकि वहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, वीक है कंपेयर टू द वन दैट इज इन द ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है ना, तो इंजीनियर मस्ट अकाउंट फॉर द डिफरेंसेस। अब यहाँ पे क्या है कि इंजीनियर्स ने इस डिफरेंस को देखते हुए अपनी मेजरमेंट्स लेनी है, और जो जिस पर्पस के लिए वो वहाँ पे गए हुए हैं उस पर्पस को एकम्प्लिश करना है। ये जो आपका डिफरेंस होता है ये तकरीबन 38 माइक्रो सेकेंड्स पर डे होता है। ठीक है, यानी कि इस रेट से आपके पास ये जो डिफरेंस होता है बिटवीन द क्लॉक्स एट द सर्फेस ऑफ अर्थ एंड इन द सैटेलाइट, जो जीपीएस सैटेलाइट्स होती हैं, ठीक है, उनमें और अर्थ पे मौजूद जो क्लॉक होती है उनमें 38 माइक्रो सेकेंड्स पर डे का डिफरेंस होता है। ठीक है,
फिर आपके पास थर्ड रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स में ब्लैक होल्स आ जाती हैं। अभी हमने डिस्कस किया कि ब्लैक होल्स आपके पास चूंकि बहुत मैसिव बॉडीज होती हैं तो वो एक बहुत ही हाई डिप आपको देती है इन दी स्पेस टाइम फैब्रिक, एंड उसकी वजह से आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड हमें पता चल रहा है कि इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, एंड स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड्स टेंड टू डायलेट द टाइम। तो आपके पास जो अगर आप ब्लैक होल के अंदर कोई घड़ी रख देंगे तो उसका जो टाइम होगा वो स्लो हो जाएगा, मतलब कि वो जो क्लॉक होगी वो स्लोअर टिक करेगी कंपेयर टू द वन दैट इज आउटसाइड द ब्लैक होल। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे लिखा है कि नियर अ ब्लैक होल ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन इज एक्सट्रीम। टू एन ऑब्जर्वर फार अवे टाइम नियर द ब्लैक होल अपीयर्स टू स्लो डाउन सिग्निफिकेंटली। ठीक है, एट द इवेंट हॉरिजन द बाउंड्री ऑफ द ब्लैक होल टाइम अपीयर्स टू स्टॉप इंटायरली टू अ डिस्टेंट ऑब्जर्वर। ठीक है, अगर इवेंट हॉरिजन पे आपने एक वॉच रखी हुई है और आप एक डिस्टेंस पे खड़े होकर उसको ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको टाइम बिल्कुल रुका हुआ नजर आएगा। इतनी एक्सट्रीम लेवल पे आपके पास टाइम में चेंजेस आती हैं ड्यू टू द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस ऑफ द ब्लैक होल। ठीक है, सो ये आपके पास कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स थी रिलेटेड टू द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशन ऑन द टाइम। ठीक है, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स में क्या आती है कि जो आपकी प्लानिटरी ऑर्बिट्स होते हैं और कॉस्मोलॉजी होता है इन पे इसके लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स आते हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन बिटवीन celestial bodies such as tidal forces can alter rotation rates and orbital periods indirectly affecting our measurements of time. For example, Earth's day length increases due to tidal friction. ये हमने previously discuss किया था, so I'm not going to explain it again. So gravitational interactions जो है उनकी वजह से आपके पास क्या आ रही है, डिफरेंट इफेक्ट्स आ रही है। ठीक है, आपके पास रोटेशन रेट्स पे इफेक्ट आ रहा है, ऑर्बिटल पीरियड्स पे इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, टाइडल फोर्सेज आ रही है। सो देयर आर डिफरेंट इन्फ्लुएंसेस ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसके अलावा आपके पास कॉस्मोलॉजी में क्या आता है कि ओवर वास्ट स्केल्स ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स from massive objects like galaxies or clusters of galaxies can stretch and distort time, influencing the way we perceive cosmic events. ठीक है, जिस तरह से हम कॉस्मिक इवेंट्स को देख रहे होते हैं, ठीक है, उसको वो बिल्कुल चेंज कर सकता है। हमारा जो ग्रेविटेशनल फील्ड है इतनी उसकी इन्फ्लुएंस है ऑन एवरीथिंग ऑन टाइम। ठीक है, कि वो टाइम को स्ट्रेच एंड डिस्टॉर्ट कर सकता है, और हमारे हमारे जो कॉस्मिक इवेंट्स जिस तरह से हमें नजर आ रहे हैं, जिस तरह से हम उनको ऑब्जर्व करते हैं, उस तरह से हम उनको फिर ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे। सो कंक्लूजन में हम ये कह सकते हैं कि जो ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस होती हैं वो वेरिएशन कॉज करती हैं इन टाइम थ्रू ग्रेविटेशनल टाइम डायलेशन। ठीक है, बाय अफेक्टिंग हाउ फास्ट क्लॉक्स टिक in different gravitational fields. Now these variations are measurable, ठीक है, and have practical implications for technology, astronomy and our understanding of the universe. So ये आपके पास practical implications भी रखती हैं और measurable variations भी हैं। They can have positive as well as negative impacts on the universe. ठीक है, obviously researchers इसके ऊपर लगे हुए हैं, they are studying it, और आपको रोज कोई नई नई थ्योरी देखने को मिलती है रिलेटेड टू टाइम एंड द ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंसेस एंड many other things। ठीक है, और काफ़ी सरप्राइजिंग एंड एस्टोनिशिंग भी होती हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड और इट्स स्ट्रेंथ ऑन द टाइम। ठीक है, एंड हमें पता चल गया कि ग्रेविटी की वजह से आपके पास टाइम डायलेशन कॉज हो सकती है इफ एंड ओनली इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑफ हाई स्ट्रेंथ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी टर्मिनोलॉजी है दैट इज साइनोडिक मंथ। तो साइनोडिक मंथ को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। सो अ साइनोडिक मंथ इज द पीरियड ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर मून टू रिटर्न टू द सेम फेजेस, फॉर एग्जांपल फ्रॉम फुल मून टू फुल मून। यानी कि आपको पता है कि पहले क्रिसेंट होता है, फिर धीरे धीरे जो है वो अपनी फेजेस मतलब चेंज करता जाता है। आगे की तरफ जो मून का साइज होता है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाता है एंड एट द एंड आपको फुल मून मिल जाता है। ठीक है, नाउ आपके पास साइनोडिक मंथ क्या होते हैं, बेसिकली वो वाला पीरियड होता है जिसमें मून जो है वो रिटर्न करता है टू द एग्जैक्ट सेम फेज जहां से उसने स्टार्ट लिया था। लाइक फॉर एग्जांपल अगर उसने क्रिसेंट से स्टार्ट लिया था तो वो क्रिसेंट पे रिटर्न करेगा तो आपके पास एक साइनोडिक मंथ पूरा होगा। या अगर उसने फुल मून से स्टार्ट किया है और वो दोबारा फुल मून पे आके अपने फेज को कंप्लीट कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड दी साइनोडिक मंथ। ठीक है, एज सीन फ्रॉम दी अर्थ। ठीक है, नाउ इट इज आल्सो नोन एज दी लूनर मंथ, इसको हम लूनर मंथ भी कहते हैं। साइनोडिक मंथ जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस कैलेंडर्स में है, लूनर कैलेंडर्स हैं। For example, Islamic Hijri calendar are based on Synodic month. It plays a role in determining months and religious observance इन वेरियस कल्चर्स। ठीक है, कल्चरली भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, और जितने भी आपके कैलेंडर्स हैं जो स्पेसिफिकली आपका लूनर कैलेंडर है, ठीक है, वो इसी साइनोडिक मंथ के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, जिसको हम इस्लामिक हिजरी कैलेंडर बोलते हैं। फिर आपके पास जो इक्लिप्सेस है उसमें भी आपके पास साइनोडिक मंथ की इंपॉर्टेंस है। जो साइनोडिक मंथ है इट इज़ क्रिटिकल इन प्रिडिक्टिंग सोलर एंड लूनर इक्लिप्सेस। ठीक है, जो आपके पास साइनोडिक मंथ है इसकी हेल्प से आप प्रिडिक्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट सोलर या लूनर इक्लिप्स कब आएगा। ठीक है, बिकॉज दीज इवेंट्स डिपेंड ऑन द अलाइनमेंट ऑफ सन अर्थ एंड मून, क्योंकि ये इवेंट्स जो है वो किस ये जो इक्लिप्सेस आती हैं ये ऑब्वियसली आपको पता है कि सन अर्थ एंड मून की अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, कि क्या मून जो है वो अर्थ एंड सन के इन बिटवीन आ गया है, या फिर क्या हो गया आपके पास, उनकी क्या पोजिशनिंग है, क्या अलाइनमेंट हुई है उनकी। ठीक है, तो उससे आपको पता चलता है कि भाई अब इक्लिप्स होगा नहीं होगा। और ये इक्लिप्सेस
आपको प्रिडिक्ट कौन करके देता है? आपको ये साइनोडिक मंथ प्रिडिक्ट करके देता है, ठीक है। इसके अलावा जो टाइड्स एंड नेचुरल रिदम्स है, ये अभी हमने जो सबसे पहली टर्मिनोलॉजी हमने टाइडल फ्रिक्शन की डिस्कस की थी, उसी में हमने कहा था कि जो टाइड्स हैं आपके पास, जो हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है, वो आपके पास किसकी वजह से इफेक्ट होती है? मून की वजह से इफेक्ट होती है, उसकी ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से होती है। सो द साइनोडिक मंथ इन्फ्लुएंसेस टाइडल पैटर्न्स एंड बायोलॉजिकल साइकिल्स इन सर्टेन स्पीशीज, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइनोडिक मंथ। नेक्स्ट आपके पास आता है हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। सो द हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एसोसिएटेड विद अ क्वांटम एनर्जी लेवल ट्रांजिशन कॉज्ड बाय द इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम। तो बेसिकली जो आपका हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी होती है, ये बेसिकली वो फ्रीक्वेंसी होती है जो कि आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलती है आपको, ठीक है। बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की ही फ्रीक्वेंसी होती है, जो कि क्वांटम एनर्जी लेवल ट्रांजिशंस के साथ एसोसिएटेड होती है, जिसमें आपके पास न्यूक्लियस एंड एटम्स के दरमियान इंटरेक्शन होती है, ठीक है। व्हेनेवर न्यूक्लियस एंड एटम्स आर इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड that interaction results in the quantum energy level transitions, then उस पे जो आपके पास फोटॉन्स की इमिशन होती है और जो फ्रीक्वेंसी उनके साथ एसोसिएटेड होती है, दैट इज नोन एज हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज। नाउ इट अराइजेस फ्रॉम द हाइपरफाइन स्प्लिटिंग ऑफ एनर्जी लेवल्स। अब जो एटॉमिक क्लॉक्स होती हैं वो इसी ट्रांजिशन को फॉलो करते हैं, यानी कि द सीजियम 133 एटम हैज अ हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस हर्ट्ज, ठीक है, विच इज 9.192 गीगा हर्ट्ज। Now this frequency is used to define the second international system of units, ठीक है। ये जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है सीजियम 133 की, ये आपके पास यूज की जाती है टू डिफाइन सेकेंड इन द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। एंड जो एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो बेस्ड हैं ऑन दिस प्रिसाइज फ्रीक्वेंसी, प्रोवाइडिंग द फाउंडेशन फॉर टाइम कीपिंग वर्ल्ड वाइड। जो आपके एटॉमिक क्लॉक्स हैं वो इसी हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी के ऊपर बेस्ड है। नाउ यू नो कि व्हाट इज हाइपरफाइन ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट टॉपिक इज जियोमैग्नेटिक रिवर्सल। नाउ जियोमैग्नेटिक रिवर्सल क्या होता है? सो बेसिकली आपके पास एक ऐसा इवेंट होता है जिसमें अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो फ्लिप कर जाता है। फ्लिप करने का क्या मतलब है कि आपके पास जो मैग्नेटिक नॉर्थ एंड मैग्नेटिक साउथ पोल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ जगह तब्दील कर देते हैं, यानी कि वो एक दूसरे के साथ स्विच कर देते हैं। जो नॉर्थ पोल था पहले वो अब साउथ पोल बन जाता है, और जो पहले साउथ पोल था वो अब नॉर्थ पोल बन जाता है। ये जो फिनोमिना होता है ये मतलब इस तरह नहीं है कि रोज रोज अकर करता है, फ्रीक्वेंटली नहीं अकर करता, बट आफ्टर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अकर करता है, ठीक है। नाउ दिस फिनोमिना हैज अकर्ड न्यूमरस टाइम्स, काफी दफा ये अर्थ में हो चुका है, ठीक है, एंड इज नेचुरल पार्ट ऑफ अ जियोडायनामो प्रोसेस। ओके, नाउ व्हाई इट हैपेंस, ये होता क्यों है? तो इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोर डायनामिक्स को, जिसमें आपके पास क्या है कि चेंजेस इन द फ्लो ऑफ मोल्टन आयरन डिसरप्ट द जियोडायनामो अल्टरिंग द मैग्नेटिक फील्ड। तो बेसिकली आपको पता है कि अर्थ के कोर में जो आउटर लेयर ऑफ अर्थ कोर होता है उसमें आपके पास मोल्टन आयरन मौजूद होता है, और जब आपके पास इसकी फ्लो में चेंजेस आती हैं तो उसकी वजह से आपका जो ये जियोडायनामो होता है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है इन टर्न वो भी चेंज हो जाता है। सो नेचुरल इंस्टेबिलिटीज नेक्स्ट आ जाता है, जिसमें द मैग्नेटिक फील्ड इज इनहेरेंटली डायनेमिक एंड फ्लक्चुएट्स ओवर जियोलॉजिकल टाइम ड्यू टू chaotic मोशन इन द आउटर कोर। तो अभी हमने कहा ना कि आपका जो मोल्टन आयरन होता है वो डिसरप्ट करता है जियोडायनामो को, जिसकी वजह से आपका जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसकी वजह से चेंज हो जाता है। तो बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड ये इनहेरिट करता है ये चीज़ कि वो डायनेमिक होता है, ठीक है। आपको पता है ना कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डायनेमिक जो पार्टिकल्स होते हैं, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, उनकी वजह से जनरेट होता है, अदरवाइज स्टैटिक चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं होता। तो मैग्नेटिक फील्ड आपके पास इनहेरिटली क्या है? डायनेमिक चीज़ है और फ्लक्चुएट करती है, और जियोलॉजिकल टाइम, ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम के रिस्पेक्ट में ये आपके पास क्या करती है? फ्लक्चुएट करती है। और इसमें ये भी रीज़न है कि आपका जो ये मोल्टन आयरन होता है, चूंकि उसकी क्योटिक मोशन होती है इन द आउटर कोर, तो उसकी वजह से आपके पास क्या हो जाता है? जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो अल्टर कर जाता है, डिसरप्ट कर जाता है या चेंज हो जाता है, ठीक है। अब हाउ इट हैपन्स, ये तो वाई इट हैपन्स हो गया ना, कि बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो एक डायनेमिक चीज़ है, तो उसकी डायनेमिक्स की वजह से जो है आपके पास यहाँ पे जियोडायनामो जो है अर्थ का वो इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। अब होता किस तरह से है? तो बेसिकली आपके पास इसमें क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो वीक हो जाता है और स्प्लिट हो जाता है इनटू मल्टीपोल्स, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड होता है विद द पैसेज ऑफ टाइम वो वीक हो जाता है, और वीक होने की वजह से ये मल्टीपोल्स में स्प्लिट हो जाता है। फिर क्या होता है कि जो पोलैरिटी होती है वो ग्रेजुअली क्या होना शुरू हो जाती है? रिवर्स होना शुरू हो जाती है। अब चूंकि आपके पास मल्टीपोल्स बन गए हैं तो हर एक पोल जो है वो अब धीरे धीरे अपनी अपनी पोजिशन लेना शुरू कर देता है, बट इन द रिवर्स वे, ठीक है। और इसमें हज़ार साल लग जाते हैं। मैंने अभी आपको कहा कि जो ये जियोमैग्नेटिक रिवर्सल होता है ये फ्रीक्वेंटली नहीं अकर करता, बट
इट अकर्स इन थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, ठीक है। तो हज़ार सालों में आपके पास ये पोलैरिटी रिवर्सल चल रहा होता है, ठीक है। और फिर आपके पास क्या हो जाता है कि एक स्टेबल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट हो जाती है विद रिवर्स्ड पोलैरिटी, ठीक है। एंड दिस रिवर्सल्स आर रैंडम एंड अकर रफली एवरी 200,000 टू 300,000 ईयर्स, ठीक है। सो ये हो गया आपका जियोमैग्नेटिक रिवर्सल, ठीक है। इट वाज क्वाइट एन इंटरेस्टिंग टॉपिक, ठीक है, किस तरह से आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो फ्लिप कर रहा है, ठीक है। अब आपके पास आ जाता है नेक्स्ट एंड द लास्ट वन विच इज सीजनल साइकिल्स डिटर्मिनेशन बाय अर्थ टिल्ट एंड ऑर्बिट अराउंड सन। तो आपके पास सीजनल साइकिल्स जो है वो किस तरह से हम डिटरमाइन करते हैं बाय अर्थ टिल्ट एंड उसका जो ऑर्बिट होता है अराउंड द सन। तो बेसिकली आपके पास जो सीजनल साइकिल्स होते हैं आर कास्ड बाय अर्थ 23.5 डिग्री एक्सियल टिल्ट एंड इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन। हियर इज हाउ एक्सियल टिल्ट की वजह से कैसे होता है। सो द टिल्ट कॉजेज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अर्थ टू रिसीव वेरिंग अमाउंट्स ऑफ सनलाइट थ्रू आउट द ईयर। टिल्ट आपके पास क्या होता है कि बेसिकली एक तरफ आपका अर्थ जो है वो झुका होता है और उस झुकाव की वजह से जो अर्थ जो सनलाइट होती है आपके पास सन की वो अर्थ के ऊपर डिफरेंट वेरिंग अमाउंट से पड़ती है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ऑब्वियसली आपके पास जहाँ पे कम सनलाइट पड़ेगी वहाँ पे विंटर्स होंगे और जहाँ पे ज़्यादा सनलाइट पड़ेगी, ज़्यादा एक्सपोजर होगा तो वो हॉट एरियाज होंगे, समर्स होंगी वहाँ पे, ठीक है। तो इस तरह से आपका जो सीजनल साइकिल है वो चल रहा है। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन इट एक्सपीरियंसेस समर व्हाइल द साउदर्न हेमिस्फेयर हैज़ विंटर एंड वाइस वर्सा, ठीक है। जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है वो जब सन की तरफ टिल्टेड होता है यानी कि उसका झुकाव सन की तरफ होता है ऑफ द अर्थ, तो वो जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर होता है वो क्या एक्सपीरियंस कर रहा होता है, वो समर एक्सपीरियंस कर रहा होता है। वाइल जो आपका साउदर्न हेमिस्फेयर होता है जो कि अर्थ की तरफ जो कि सन की तरफ टिल्टेड नहीं होता, ठीक है, वो क्या एक्सपीरियंस करता है, वो विंटर्स को एक्सपीरियंस करता है एंड वाइस वर्सा, ठीक है। अब ऑर्बिट अराउंड द सन की वजह से कैसे आपके पास सीजनल चेंजेस आती हैं। सो अर्थ्स elliptical orbit changes the angle and intensity of sunlight, reinforcing seasonal effects. Solstices, longest and shortest day, and equinoxes, equal day and night, mark key seasonal transitions. In short, the tilt determines seasonal contrast and the orbit defines the timing of the cycle. ठीक है, जो आपका टिल्ट होता है वो क्या बताता है आपको, सीजनल कंट्रास्ट के बारे में बताता है कि विंटर चल रहा है या समर चल रहा है, ठीक है। जबकि जो ऑर्बिट होता है अराउंड द सन वो आपको बताता है कि वो किस टाइम पे अकर करेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अर्थ का जो ऑर्बिट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट है, तो जिस पॉइंट पे वो ज़्यादा सन के करीब होगा अर्थ, ठीक है, ऑन इट्स ऑर्बिट वाइल रिवॉल्विंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और वो सन के करीब हो रहा है उस टाइम पे, तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा, समर्स हो जाएंगे। और जैसे ही वो जो है अपनी बल्ज्ड पार्ट की तरफ जाएगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास क्या आ जाएंगी, विंटर्स आ जाएंगी, क्योंकि सन से उसका डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगा अर्थ का, ठीक है ना। तो ऑर्बिट अराउंड द सन आपको टाइमिंग बताएगी कि कब आपके पास समर जाएगी, कब आपके पास विंटर आएगा। और जो आपके पास एक्सियल टिल्ट है वो आपको बताएगा कि समर्स है या फिर विंटर्स हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। हमने सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड टू आंसर नंबर 7 डिस्कस कर लिए हैं। इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे द नेक्स्ट लेक्चर विद क्वेश्चन नंबर 8। सो सी यू देन, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।